और नीचे जो वो सब्सक्राइब का बटन है ना, उसको हिट करो, जल्दी से करो सब्सक्राइब सब्सक्राइब सब्सक्राइब। मौर्य वंश में कितने शासक हुए? तो मौर्य वंश में 4 शासक हुए हैं। मौर्य वंश में कुल 4 शासक हुए। कितने? 4। कौन कौन? सबसे पहले आए चंद्रगुप्त मौर्य, जिन्होंने मौर्य वंश की स्थापना की थी, संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य। दूसरे आए चंद्रगुप्त मौर्य के उत्तराधिकारी जो हुए बिंदुसार, बिंदुसार के उत्तराधिकारी अशोक, और अशोक को अशोकवर्धन कहा गया है। किसमें कहा गया है? तो अशोक को अशोकवर्धन पुराणों में कहा गया। किसमें? पुराणों में। पुराणों में अशोक को अशोकवर्धन कहा गया। उसके बाद जो बृहद्रथ हैं वो हमारे अंतिम मौर्य वंश के शासक जो हुए, अंतिम मौर्य वंश के शासक हुए। इस प्रकार देखेंगे मौर्य वंश में कुल कितने शासक हुए? 4। चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार, अशोक और बृहद्रथ। चारों शासकों को मौर्य वंश से संबंधित देखेंगे। नमस्कार साथियों, एस कोचिंग क्लासेस पर आपका स्वागत है। आज हम मौर्य वंश को लेकर आए हैं। मौर्य वंश से जो भी प्रश्न बनते हैं, जो भी प्रश्न विदित हैं, सबको कराएंगे और सबको देखेंगे। आइए देखते हैं। सबसे पहला शासक आता है चंद्रगुप्त मौर्य। तो चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में जानेंगे। उसके बाद क्रम से मौर्य वंश में बिंदुसार, अशोक और बृहद्रथ के बारे में जानेंगे। उसके बाद जो भी आएगा साम्राज्य, उसके बारे में देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं मौर्य वंश। तो मौर्य वंश की बात आती है कि चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त मौर्य जो थे, इनका जन्म कब हुआ? तो चंद्रगुप्त मौर्य देखते हैं। सबसे पहले चंद्रगुप्त मौर्य का जन्म जो हुआ है वो 345 ईसा पूर्व में, 345 ईसा पूर्व में इनका जन्म हुआ। चंद्रगुप्त मौर्य का जन्म कब हुआ? 345 ईसा पूर्व में इनका चंद्रगुप्त मौर्य का जन्म हुआ। चंद्रगुप्त मौर्य को कुछ अन्य नामों से जानते हैं। क्या जानते हैं? तो चंद्रगुप्त को सेंड्रोकोट्स के नाम से जानते हैं। सेंड्रोकोट्स की संज्ञा चंद्रगुप्त मौर्य को दी है। किसने दी है? तो जस्टिन ने दी है। जस्टिन नामक यूनानी शासक था, जस्टिन लेखक। जस्टिन ने चंद्रगुप्त मौर्य को किस नाम से संज्ञा दी है? तो सब चंद्रगुप्त मौर्य को सेंड्रोकोटस की उपाधि दी है। सेंड्रोकोट्स के नाम से जानते हैं। और दूसरी एक उपाधि दी है विलियम जोन्स ने इन्हें। क्या कहा है? चंद्रगुप्त मौर्य। विलियम जोन्स ने इन्हें चंद्रगुप्त मौर्य की उपाधि दी। विलियम जोन्स ने चंद्रगुप्त मौर्य कहा है, जबकि सेंड्रोकोट्स जो कहा है वो जस्टिन ने कहा है। जस्टिन कहाँ के रहने वाले थे? तो जस्टिन यूनान के रहने वाले थे, यूनान के निवासी थे। उन्होंने सेंड्रोकोटस कहा है, विलियम जोन्स ने चंद्रगुप्त मौर्य कहा है। उसके बाद बात आती है कि इनका जन्म 345 ईसा पूर्व में हुआ है। कहाँ हुआ है? तो मगध में छोटे से शासक थे, उनके घर। अब बात आती है चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री। सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन, चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री थे, प्रधानमंत्री सलाहकार कौन थे? जिन्हें कहते हैं चाणक्य। चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री चाणक्य थे। और चाणक्य को क्या कहते हैं अन्य नामों से? चाणक्य को ही कहते हैं। दूसरा नाम है चाणक्य का कौटिल्य। तीसरा नाम है इन्हीं का क्या? विष्णुगुप्त। चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री चाणक्य बने। चाणक्य, कौटिल्य अथवा विष्णुगुप्त तीनों एक ही नाम है। बात ऐसी हुई थी कि घनानंद था, तो घनानंद के प्रधानमंत्री थे पहले ये सलाहकार। वहां से इनका मतभेद होने के कारण इन्होंने घनानंद को छोड़ दिया और वहां से ये निकल पड़े। तो चंद्रगुप्त मौर्य मिले। चंद्रगुप्त मौर्य से मिलने के बाद इन्होंने वहीं अपनी राजनीति शुरू कर दी। चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री बन गए और चंद्रगुप्त मौर्य की सहायता की और उन्हीं की सहायता से घनानंद को हराया। चंद्रगुप्त मौर्य और घनानंद का युद्ध हुआ था, जिसमें घनानंद की हार हुई। वहीं पर नंद वंश का अंतिम शासक घनानंद बना था। वहीं नंद वंश का अंत हो गया था। नंद वंश के अंत के बाद ही हमारा क्या शुरू हुआ था? मौर्य वंश। नंद वंश के बाद हुआ था शुरू क्या? मौर्य वंश। ठीक है,
अब बात आती है कि चंद्रगुप्त को क्या कहते हैं, तो चंद्रगुप्त को विरसल के नाम से जानते हैं। विरसल की, चंद्रगुप्त को विरसल की संज्ञा दी गई है, विरसल। और विरसल का अर्थ क्या होता है, निम्न कुल में, छोटे से कुल में जन्म लेना, निम्न कुल में उत्पन्न। क्या उपाधि दी गई थी, विरसल की उपाधि दी थी। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य को विरसल की उपाधि दी गई थी। विरसल का अर्थ क्या है, निम्न कुल में उत्पन्न। ठीक है, और विरसल का अर्थ जो उल्लेख मिलता है विरसल का, वो किसमें मिलता है, तो वो एक पुस्तक है विरसल का उल्लेख मिलता है, इसका नाम है मुद्रा राक्षस। मुद्रा राक्षस। अब बात आती है मुद्रा राक्षस के लेखक कौन है, तो मुद्रा राक्षस पुस्तक के लेखक जो है वो उन्हें कहते हैं विशाख दत्त। मुद्रा राक्षस के लेखक जो हैं उनका नाम है विशाख दत्त। क्या बात आती है कि चंद्रगुप्त मौर्य का नाम विलियम जोन्स ने चंद्रगुप्त मौर्य रखा, और जस्टिन नामक यूनानी शासक जो था या लेखक था, उसने सेंड्रोकोटस की उपाधि दी चंद्रगुप्त मौर्य को। चंद्रगुप्त मौर्य का जन्म कब हुआ, वो हुआ 345 ईसा पूर्व में, मगध के छोटे से शासक, छोटे से राज्य। उसके बाद बात आती है कि इनके प्रधानमंत्री कौन बने, तो चंद्रगुप्त के प्रधानमंत्री जो बने वो बने हैं कौन, चाणक्य। चाणक्य का अन्य नाम क्या है, कौटिल्य, विष्णुगुप्त, चाणक्य तो है। अब चाणक्य की देखते हैं। अब चाणक्य की बात आती है तो चाणक्य के कुछ प्रश्न बनते हैं कि चाणक्य का नाम, अन्य नाम कौटिल्य, विष्णुगुप्त है। चाणक्य ने पुस्तक लिखी थी जिसका नाम है अर्थशास्त्र। कौन सा पुस्तक है, पुस्तक का नाम है अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र ये प्रेजेंट में हमारा जो अर्थशास्त्र चलता है, बैंकों की दर और जो इकोनॉमी वगैरह, इनको नहीं, ये अर्थशास्त्र नहीं थी। इनकी जो अर्थशास्त्र थी वो केवल और केवल राजनीति पर आधारित थी, राजनीति पर आधारित थी, यानी कि राजनीति की पुस्तक थी, राजनीति पर आधारित। ठीक है, अर्थशास्त्र पुस्तक इन्होंने लिखी थी और किस पर थी, राजनीति पर। अब एक बात आती है कि अर्थशास्त्र के जनक और लेखक, अंतर आता है कि लेखक और जनक कौन है, लेखक बताइए और जनक कौन है, लेखक और जनक में अंतर। तो लेखक, अर्थशास्त्र के लेखक जो हैं वो तो यही हैं, कौन, चाणक्य। लेकिन जनक जो है, जनक कहा जाता है किसे, एडम स्मिथ को, एडम स्मिथ। जनक जो है वो एडम स्मिथ है। अर्थशास्त्र के जनक एडम स्मिथ ने 1776 ईस्वी में, ये जो हमारा जो वर्तमान में चलता है अर्थशास्त्र, जो दरें वगैरह निकाली जाती हैं अर्थशास्त्र के आधार पर, इन्होंने पुस्तक लिखी थी। किसने, एडम स्मिथ ने। एडम स्मिथ नामक व्यक्ति ने, जो जनक कहे जाते हैं अर्थशास्त्र के, उन्होंने 1776 ईस्वी में इस पुस्तक को लिखा था। उन्हें जनक कहा जाता है, जबकि लेखक कौन है, लेखक हमारे चाणक्य या कौटिल्य या विष्णुगुप्त हैं। ठीक है, अब आगे बात आती है 1776। तो 1776 में एक काम हुआ था, क्या हुआ था कि यूएसए, अमेरिका की आजादी हुई थी। अमेरिका 1776 में 4 जुलाई 1776 ईस्वी को स्वतंत्र हुआ था। 4 जुलाई 1776 ईस्वी को अमेरिका की स्थापना यानी कि स्वतंत्र हुआ था। और अमेरिका को खोजा किसने था, अमेरिका की बात आती है कि अमेरिका को 1492 ईस्वी में, 1492 में कोलंबस नामक व्यक्ति, जो कि कहाँ का था, कोलंबस था स्पेन का रहने वाला। कोलंबस स्पेनिश था जिसने अमेरिका की खोज की थी। कब, 1492 में। अर्थशास्त्र के जनक कौन है, एडम स्मिथ हैं, जबकि अर्थशास्त्र के लेखक जो हैं वो चाणक्य हैं। चाणक्य, कौटिल्य अथवा विष्णुगुप्त, इनके तीनों नाम एक ही व्यक्ति के हैं। ठीक है, अब एडम स्मिथ ने 1776 ईस्वी में, कब, 1776 ईस्वी में अर्थशास्त्र की मतलब जनक माने जाते हैं 1776 में, क्योंकि उन्होंने कई बातें की थी, जो दर वगैरह थी उन्होंने दी थी। सबसे पहले अर्थशास्त्र का जो प्रस्तुत किया था वो एडम स्मिथ ने किया था। तो एडम स्मिथ ने 1776 में, अब 1776 की बात है तो वो यूएसए की स्थापना 4 जुलाई 1776 को हुई थी। और यूएसए की जो खोज की गई थी वो 1492 ईस्वी में किसने की थी,
स्पेन का निवासी था कोलंबस। कोलंबस स्पेन का निवासी था जो 1492 ईस्वी में अमेरिका की यूएसए की खोज की थी। ठीक। अब चंद्रगुप्त 322 ईस्वी में 322 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त 322 ईसा पूर्व में मगध की गद्दी पर बैठा। ठीक है, 322 ईसा पूर्व में कौन? चंद्रगुप्त मौर्य 322 ईसा पूर्व में किस पर? मगध की गद्दी पर बैठा था। मगध की गद्दी पर बैठा। अब चंद्रगुप्त की बात आती है तो ये किस धर्म का अनुयायी था? तो ये था जैन धर्म का अनुयायी। जैन धर्म का अनुयायी था। चंद्रगुप्त किस धर्म का अनुयायी था? जैन धर्म का अनुयायी था। 322 ईसा पूर्व में मगध की गद्दी पर बैठा था। उसके बाद बात आती है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने शिक्षा किससे ग्रहण की थी? तो एक व्यक्ति थे जिनसे इन्होंने शिक्षा ली थी। शिक्षा ग्रहण की इन्होंने किससे? भद्रबाहु से। भद्रबाहु से इन्होंने जैन धर्म की शिक्षा ली थी। किसकी? जैन धर्म की। भद्रबाहु से जैन धर्म की शिक्षा ली और कब? 322 ईस्वी में 322 ईसा पूर्व में ये मगध की गद्दी पर बैठे। और मगध की गद्दी पर ये पहले शासक थे जो मौर्य वंश के, मौर्य साम्राज्य के पहले शासक थे जिन्होंने मगध को संभाला, मगध के शासन को चलाया। उसके बाद बात आती है कि शिक्षा किससे ग्रहण की? तो वो थे भद्रबाहु से। किस धर्म की ली? जैन धर्म की। किस धर्म के अनुयायी थे? जैन धर्म के अनुयायी थे। अब बात आती है मेगास्थनीज की। तो मेगास्थनीज कौन था? देखते हैं मेगास्थनीज कौन थे। तो मेगास्थनीज जो थे वो यूनान के रहने वाले थे। मेगास्थनीज यूनान का रहने वाला था। ठीक है, यूनानी थे, लेकिन थे कौन? तो मेगास्थनीज सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। अब सेल्यूकस निकेटर की बात आती है तो वो कौन थे? सिकंदर के जो सेनापति थे वो सेल्यूकस निकेटर थे। सिकंदर के सेनापति सेल्यूकस निकेटर थे और सेल्यूकस निकेटर के ही राजदूत यानी कि सेल्यूकस निकेटर के दरबार में रहते थे। सेल्यूकस निकेटर द्वारा ये भेजे गए थे किसके पास? चंद्रगुप्त के पास। तो सेल्यूकस निकेटर के राजदूत जो थे मेगास्थनीज वो थे यूनान के रहने वाले थे और इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी जिसका नाम था क्या? इनके द्वारा रचित एक पुस्तक थी जिसका नाम था इंडिका। इंडिका पुस्तक थी। इंडिका पुस्तक में इन्होंने मौर्य साम्राज्य के विषय में लिखा है। किसके विषय में? मौर्य साम्राज्य। मौर्य साम्राज्य के बारे में बताया है। उसके बाद बात आती है कि चंद्रगुप्त मौर्य की शादी हुई थी तो किसके साथ हुई थी? तो जो राजदूत थे सेल्यूकस निकेटर मेगास्थनीज की लड़की का नाम था कार्नेलिया। कार्नेलिया पुत्री थी इनकी। कार्नेलिया के साथ थी कौन? मेगास्थनीज की पुत्री थी कार्नेलिया। जो मेगास्थनीज की पुत्री थी उसके साथ चंद्रगुप्त मौर्य का विवाह हुआ। तो चंद्रगुप्त मौर्य तथा मेगास्थनीज के बीच में युद्ध हुआ था और युद्ध की संधि शर्तों के अनुसार यानी कि युद्ध में चंद्रगुप्त मौर्य ने मेगास्थनीज को परास्त किया और जब हार हो गई तो चंद्रगुप्त मौर्य ने संधि रखी। तो जो संधि की उसी के अनुसार मेगास्थनीज को उस युद्ध में छोड़ा गया यानी कि जीवित छोड़ा। उसके अनुसार मेगास्थनीज ने एक काम किया। क्या? तो कार्नेलिया के साथ शादी की। किसकी? चंद्रगुप्त मौर्य की। और उसके संधि शर्तें की। तो युद्ध के समय संधि के अनुसार संधि की उसी के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य को मेगास्थनीज ने 4 प्रांत दे दिए। युद्ध की संधि शर्तों के अनुसार 4 प्रांत दिए। किसे? चंद्रगुप्त मौर्य को 4 प्रांत दे दिए। वो प्रांत कौन कौन से हैं? 4 प्रांत जो थे वो थे कौन?
एक था काबुल, अफगानिस्तान की राजधानी काबुल थी, कंधार जो पाकिस्तान में है, हेरात पाकिस्तान में है, और मकरान जो पाकिस्तान का समुद्री तट का एरिया कहलाता है, वो मकरान। तो ये युद्ध की संधि शर्तों के अनुसार 4 प्रांत जो मैगस्थनीज ने चंद्रगुप्त मौर्य को दे दिए थे वो क्या थे? काबुल, कंधार, हेरात और मकरान। ये 4 प्रांत उसने दे दिए थे। उसके बाद बात आती है कि चंद्रगुप्त व सेल्यूकस निकेटर के बीच जो युद्ध का वर्णन हुआ था वो किस लेखक ने बताया? तो ये जो युद्ध हुआ था तो एक थे इतिहासकार एप्पियानस ने बताया है कि चंद्रगुप्त मौर्य और मैगस्थनीज की पुत्री कार्नेलिया की शादी जो हुई थी वो किसके कारण हुई थी? युद्ध के कारण। यानी कि दोनों के बीच में युद्ध हुआ, उसके बाद जो शादी हुई कार्नेलिया के साथ की गई मैगस्थनीज ने संधि शर्तों के अनुसार, और 4 प्रांत दे दिए, काबुल, कंधार, हेरात, मकरान। काबुल पड़ता है अफगानिस्तान में जो कि कैपिटल है, वर्तमान में अफगानिस्तान तालिबान के अंडर में है, और कंधार, हेरात, मकरान ये तीनों प्रांत जो हैं वो पाकिस्तान के प्रांत हैं। वर्तमान समय में पाकिस्तान के समुद्री तट एरिया को क्या कहते हैं? मकरान ही कहा जाता है। अब बात आती है कि चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु कहाँ हुई थी? अब अंतिम समय में जब चंद्रगुप्त की मृत्यु जो हुई है, चंद्रगुप्त की मृत्यु कैसे हुई? तो इन्होंने उपवास के द्वारा, इन्होंने उपवास रखा, उपवास के द्वारा कहां हुई? श्रवणबेलगोला में, श्रवणबेलगोला ये कहां है? श्रवणबेलगोला वर्तमान में कर्नाटक में, उस समय भी कर्नाटक में ही था। कर्नाटक में श्रवणबेलगोला में उपवास अथवा सलेखना द्वारा, उपवास या सलेखना द्वारा श्रवणबेलगोला कर्नाटक में हुई थी। कब हुई थी? तो वो हुई थी 298 ईसा पूर्व में। ठीक है, 4 प्रांत जब काबुल, कंधार, हेरात, मकरान आदि सब कुछ हो गए, युद्ध हो चुका था, उसके बाद जो चंद्रगुप्त की मृत्यु हुई वो 298 ईसा पूर्व में हुई थी। 298 ईसा पूर्व में उपवास के द्वारा श्रवणबेलगोला कर्नाटक में, श्रवणबेलगोला कर्नाटक में पड़ता है, वहां इनकी मृत्यु हो गई थी। और इनके जन्म और मृत्यु में जो अंतर था वो कितने वर्षों का था? तो वो था 345 ईसा पूर्व में जन्म हुआ, 298 ईसा पूर्व में इनकी मृत्यु हुई। जो इनका अंतर था, इन्होंने कुल 47 वर्ष तक इन्होंने अपना जीवन यापन किया। चंद्रगुप्त मौर्य ने जो मगध की गद्दी या जो जन्म से लेकर मृत्यु तक इनका जो जीवन यापन रहा वो 47 वर्षों तक रहा। ठीक है, अब बात आती है कि चंद्रगुप्त मौर्य के शासन में जो सेनापति होते थे या जो और भी होते थे तो उनके बारे में क्या कहती है? तो मैगस्थनीज पुस्तक है, मैगस्थनीज के द्वारा जो पुस्तक लिखी है इंडिका नाम की, तो इंडिका में मैगस्थनीज के अनुसार सम्राट का जनता के सामने आने पर अवसर मनाया, अवसर जो होता था उसमें एक उत्सव मनाया जाता था। यानी कि मैगस्थनीज के अनुसार कहते हैं कि सम्राट का जनता के सामने, जो ये चंद्रगुप्त मौर्य थे, जो जनता के सामने जब आते थे या जनता के सामने आते थे तो जनता अवसर देखकर, आने का अवसर देखकर या इनके सामने पहुंचती है तो अवसर पर ही उत्सव मनाया जाता था। तो उसे उत्सव कहते थे। उन्हें एक सोने की पालकी में ले जाया जाता था। उनके जो अंगरक्षक होते थे सोने और चांदी से अलंकृत हाथियों पर सवार रहते थे। ठीक है, इन पेड़ों, और बात आती है कि कुछ अंगरक्षक पेड़ों को लेकर चलते थे। इन पेड़ों पर प्रशिक्षित तोतों का झुंड रहता था जो सम्राट के सिर के चारों तरफ चक्कर लगाता रहता था। राजा सामान्यतः हथियारबंद महिलाओं से घिरे होते थे। यानी कि चंद्रगुप्त मौर्य जो थे वो अपने प्रशासन में जब यात्रा पर निकलते थे तो आसपास हथियार लिए हुए महिलाएं की सुरक्षा में रहते थे। और बात आती है कि उनके खाना खाने के पहले चंद्रगुप्त मौर्य का जो खाना खाने के पहले चंद्रगुप्त मौर्य के सेनापति जो होते थे या कुछ अंगरक्षक होते थे तो उस खाने को चखते थे। ठीक है,
उनके खाना खाने के पहले खास नौकर उसे चखते थे। और पाटलिपुत्र के बारे में एक बात कही है, पाटलिपुत्र एक विशाल प्राचीर है, क्योंकि मगध का ही वंश था। मौर्य साम्राज्य की जो राजधानी थी वो मगध थी, तो उसमें पाटलिपुत्र जो कि पटना है, पाटलिपुत्र एक विशाल प्राचीर से घिरा हुआ था, जिसमें 570 बुर्ज और 64 द्वार होते थे। 2 और 3 मंजिल वाले घर लकड़ी और कच्ची ईंटों से बने होते थे। राजा का महल भी काठ का बना हुआ होता था, जिसे पत्थर की नक्काशी से अलंकृत यानी कि सजावट किया जाता था। यह भी काठ का बना होता था। यह चारों तरफ से उद्यानों और चिड़ियों के लिए बने बसेरों से घिरा होता था। यहाँ तक की बात समाप्त होती है। प्लूटार्क एक व्यक्ति हैं, प्लूटार्क एक इतिहासकार हैं, जिनके अनुसार सेल्यूकस निकेटर को 500 हाथी उपहार में दिए थे। किसने दिए थे? चंद्रगुप्त मौर्य ने। चंद्रगुप्त मौर्य ने प्लूटार्क के अनुसार अपने जो सेनापति थे, अपने जो युद्ध हुआ था किसके साथ? सेल्यूकस निकेटर, सेल्यूकस निकेटर को 500 हाथी उपहार में दिए थे। इस प्रकार चंद्रगुप्त मौर्य की जो भी हमने मौर्य वंश से संबंधित जो संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य हैं उनके बारे में पढ़ा, सभी प्रश्न देखे। अब उनके उत्तराधिकारी जो दूसरा शासन किसका आया, दूसरे शासक जो थे वो बिंबिसार थे। दूसरे शासक बिंबिसार के बारे में देखते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकारी जो था, तो अब बात आती है चंद्रगुप्त मौर्य के उत्तराधिकारी बिंबिसार की। चंद्रगुप्त मौर्य के बाद जो शासक हुआ मौर्य वंश में वो हुआ बिंबिसार, और बिंबिसार के बाद हुआ अशोक, अशोक के बाद बृहद्रथ। बृहद्रथ थे अंतिम शासक और चंद्रगुप्त मौर्य थे संस्थापक जो प्रथम शासक थे। अब चंद्रगुप्त मौर्य के बाद उत्तराधिकारी बिंबिसार आते हैं। बिंबिसार के बारे में देखते हैं तो बिंबिसार ने क्या क्या किए काम और अपना जो शासन चलाया वो किस प्रकार चलाया, इनका क्या अन्य नाम था, जो भी देखते हैं। आइए देखते हैं। बात आती है कि बिंदुसार जो थे वो शासक थे, कौन से? दूसरे शासक थे। बिंदुसार जो थे वो दूसरे शासक थे। बिंबिसार दूसरे शासक थे। ये 298 ईसा पूर्व में, यानी कि चंद्रगुप्त मौर्य की जब मृत्यु हो जाती है सिरवण वेलगोला में, तो 298 ईसा पूर्व में गद्दी पर बैठते हैं। गद्दी पर, मगध की गद्दी पर बैठते हैं। ठीक है, 298 ईसा पूर्व में बिंबिसार मगध की गद्दी पर बैठते हैं और जो अपना शासन को शुरुआत करते हैं। तो वायु पुराण में इन्हें क्या कहते हैं? बिंबिसार को वायु पुराण के अनुसार इन्हें कहा जाता है वारिसार। इनका एक अन्य नाम है वारिसार और एक दूसरा जो नाम है वो क्या है? अमित्रघात। इन्हें अमित्रघात भी कहते हैं। अमित्रघात का अर्थ क्या है? तो अमित्रघात का अर्थ है शत्रु विनाशक, यानी कि शत्रुओं का नाश करने वाले। शत्रु विनाशक। अमित्रघात, बिंबिसार को अमित्रघात के नाम से भी जानते हैं और दूसरे नाम से जानते हैं वायु पुराण के अनुसार। वारिसार को कहते हैं किसके अनुसार? वायु पुराण के अनुसार। जो 18 पुराण हैं उन्हीं पुराणों में से एक पुराण है वायु पुराण। वायु पुराण के अनुसार बिंबिसार को वारिसार के नाम से जानते हैं और दूसरा जो नाम है वो अन्य नाम अमित्रघात है। अमित्रघात का अर्थ क्या है? तो अमित्रघात का अर्थ है शत्रु विनाशक। ये बिंबिसार जो थे वो मगध की गद्दी पर कब बैठे? 298 ईसा पूर्व में, जब चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु हो जाती है। जब चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु हो जाती है उसके बाद इनका एक अन्य नाम और भी था। तो बिंबिसार के कई नाम थे, एक अन्य नाम क्या था? तो इनका एक अन्य नाम था सिंहसेन। सिंहसेन किसके अनुसार था? जैन धर्म के अनुसार। जैन धर्म के अनुसार बिंबिसार को सिंहसेन के नाम से जानते थे। और उसके बाद आती है बात कि इनके शासनकाल में तक्षशिला में 2 विद्रोह हुए थे। इनके शासनकाल में तक्षशिला जो पाकिस्तान में है उसमें 2 विद्रोह हुए थे। वहां पर इस विद्रोह को दबाने के लिए इन्होंने किसके? अपने पुत्र सुसीम और अशोक को भेजा। इनके शासनकाल में 2 युद्ध हुए। कहां पर हुए? वो हुए तक्षशिला, तक्षशिला पाकिस्तान में 2 युद्ध हुए। दोनों का वर्णन जो है वो भी मिलता है और दोनों युद्धों में इन्होंने अपने पुत्रों को भेजा। पहले पुत्र को भेजा, पहले वाले युद्ध में भेजा सुसीम को और बाद में इन्होंने अशोक को भेजा।
एक पुत्र का नाम है सुसीम और दूसरे को जो भेजा वो थे अशोक, जो तीसरे शासक बने। यानी कि तक्षशिला के युद्ध में युद्ध को दबाने के लिए इन्होंने अपने पुत्र सुसीम और अशोक को भेजा। उसके बाद बात आती है कि बिंदुसार को 16 राज्यों का बताया, 16 राज्यों का विजेता बताया। किसने बताया? वो बताया है तारानाथ जी ने। तारानाथ जी के अनुसार बिंदुसार को 16 राज्यों का विजेता बताया गया है। किसके अनुसार? तारानाथ के अनुसार। तारानाथ के अनुसार बिंबिसार को 16 राज्यों का विजेता, यानी कि इन्होंने 16 राज्य जीत चुके थे, 16 राज्यों का विजेता बताया जाता है। किसे? बिंबिसार को। बिंबिसार को 16 राज्यों का विजेता किसके अनुसार? तारानाथ के अनुसार बताया जाता है। और इन्होंने तक्षशिला के युद्ध को दबाने के लिए, तक्षशिला का जो विद्रोह हुआ था उसे दबाने के लिए अपने पुत्र पहले सुसीम को भेजा, उसके बाद अशोक को भेजा। अब एक बात आती है कि बिंदुसार की सभा में 500 सदस्यों वाली एक मंत्रिपरिषद भी रहती थी। कितनी रहती थी? 500 सदस्यों वाली। बिंदुसार की सभा में 500 सदस्यों वाली एक मंत्रिपरिषद रहती थी, जिसका नाम क्या था? खल्लाटक कहते थे। अब बात आती है कि बिंदुसार आजीवक संप्रदाय का अनुयायी था। बिंबिसार जो थे आजीवक संप्रदाय का अनुयायी था। आजीवक संप्रदाय, आजीवक संप्रदाय के अनुयायी थे। इस संप्रदाय की स्थापना किसने की थी? तो ये वाला संप्रदाय जो है इसकी स्थापना की थी मक्खलीपुत्र गोसाल ने। इसकी स्थापना मक्खलीपुत्र मक्खलीपुत्र गोसाल ने आजीवक संप्रदाय की स्थापना की थी, जिसके अनुयायी बिंबिसार थे। बिंबिसार के बाद जो उत्तराधिकारी बने वो बने अशोक। अब अशोक के बारे में देखते हैं हम। इसी प्रकार चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में पढ़ा, बिंबिसार के बारे में जाना। तो ये वाली हम क्लास मौर्य साम्राज्य में हम पार्ट नंबर 1 जो हमने समाप्त कर लिया। अब हम पार्ट नंबर 2 जो कि आपको कल की कक्षा में मिलेगी, अगले क्लास में मिलेगी, तो उसमें अशोक और बृहद्रथ के बारे में जानेंगे। इस प्रकार से जब मौर्य साम्राज्य हम पूरा कर लेंगे तो मौर्य वंश के बाद हम ब्राह्मण साम्राज्य की शुरुआत करेंगे, ब्राह्मण साम्राज्य को देखेंगे। धन्यवाद। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, और सब्सक्राइब के बगल में बेल आइकन उसे ज़रूर प्रेस कर लें, जिससे हमारा नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले पहुंचे और आप हमारी वीडियो देख सकें।